अब बात दिल्ली तिहाड़ जेल से बाहर एक ऐसी वीडियो की जो आज चर्चा में है। साल 2020 के दिल्ली दंगों के 4 आरोपी आज जेल से रिहा हुए। उनका फूल मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी शिफाउर रहमान, मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, गुलफिशा फातिमा की रिहाई के आदेश दिए थे। चारों आरोपियों को 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और 2 स्थानीय जमानतदार पेश करने के साथ ही रिहा करने का आदेश दिया। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। मामले में नामजद 20 आरोपियों में से 2 अभी फरार हैं और बाकी 18 ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। इन 18 आरोपियों में से 7 सलीम मलिक, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन, अतहर खान, तस्लीम अहमद और खालिद सैफी अभी भी जेल में हैं, लेकिन जो रिहा हो गए हैं उनकी तस्वीर आपके सामने है। फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत हुआ है। सुमीर जी, बड़ा काम करके आए हैं, फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से और जमानत देता सुप्रीम कोर्ट ने कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की है जमानत देते हुए, मुझे लगता है ये भी ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से इनको जमानत मिली और अगर उन दोनों को जमानत मिल जाती तो फिर कितना बड़ा जुलूस निकलता, रोड शो निकलता, कपिल सिब्बल आगे चलते, अभिषेक मनु सिंह भी चलते, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उसके अंदर शामिल होते हैं और उनका पूरा जुलूस निकाला जाता और किस तरीके से फिर सोशल मीडिया पर कहा जाता कि देखिए किस तरीके से इनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट का जब उनके बारे में जो आया है कि निष्कर्ष कि भाई इनको जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए इन्वॉल्व नहीं थे, इन्होंने वहाँ पर सुनियोजित षड्यंत्र लगना, लोगों को इकट्ठा करना और एक हिंसा की जो भूमिका होती है वो बनाने में भूमिका निभाई थी, इनका मंशा थी और इस आधार को देखते हुए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़े उनके सुर ठंडे पड़े, लेकिन इन लोगों को जमानत दी गई है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि अब इनके साथ नहीं है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट थे, जो दो गुनहगार थे, जिन लोगों ने इस तरीके से वहां पर माहौल बनाया कि 50 से ज्यादा लोग मारे गए, पूरे दुनिया में देश की बदनामी हुई और उसके बाद वो जिस तरीके से लगातार हमलावर अख्तियार उनके सपोर्टर बाहर कर रहे थे सोशल मीडिया पे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक अपना जो ऑब्जर्वेशन दिया है। बस एक बात सर इन तस्वीरों के साथ कहने की जरूरत है कि ये जमानत पर रिहा है, ये बेल हुआ है, ये जमानत पर है और बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, बहुत से सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई है इनके साथ कि आपको जाना पड़ेगा, आप पासपोर्ट जब्त होगा, आपका बाहर नहीं जा पाओगे, शहर नहीं छोड़ पाओगे, तमाम तरीके शर्तें लगी है। इतनी शर्तें लगी है, बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कितना ध्यान रखा है कि भाई इनको फ्रीली नहीं छोड़ा जा सकता। तो मुझे लगता है यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जमानत पर किस तरीके से बाहर आए हो। अच्छा, एक तस्वीर और, क्योंकि बात दिल्ली दंगे की एक साजिश की हो रही है जिस पर केस अभी भी चल रहा है। ये जमानत पर सब बाहर हैं लेकिन मामला अभी भी चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्कमान गेट इलाके में जो अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया तो वहां पर भी दंगा भड़काने वाली साजिश हुई। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में आज भी बुलडोजर चल रहा है। इस गेट के आसपास के प्रशासन के एक्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार सुबह से आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। अवैध इमारतों को जमींदोज भी किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन में किसी भी तरीके की कोई दखल अंदाजी ना हो, इसके लिए भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी बुलडोजर कार्रवाई के बीच इलाके में मौजूद हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन के बीच जो कुछ भी हुआ वो प्री प्लान्ड था। धीरे धीरे इसके सबूत सामने आ रहे हैं। 2 सबूत कल हमने आपके सामने रखे थे, आज कुछ और सबूत आपके सामने रखूंगी। तुर्कमान गेट इलाके से पत्थरबाजों का एक नया सीसीटीवी फुटेज आया है। इन तस्वीरों में एक गली में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। भीड़ में धीरे धीरे और लोग शामिल होते जा रहे हैं। साथ ही भीड़ में शामिल कुछ लड़के लड़कों पर पत्थर उठाकर पुलिस टीम पर निशाना भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तस्वीर की बात कर रही थी वो तस्वीर अब आपके सामने है। पुलिस अब इसी तस्वीर की मदद से पत्थरबाजों की तलाश कर रही है और जल्द ही एक एक पत्थरबाज भी सलाखों के पीछे होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। 5 गिरफ्तार हुए हैं, कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती हैं। अब चिंता की बात यह है कि हम ये पूछते हैं कि कौन है साजिशकर्ता, कौन कौन अफवाह फैला रहे थे, वहां उस वक्त कौन लोग मौजूद थे। तो एक तस्वीर ऐसी भी है। पुलिस का एक्शन मोड ऑन हो चुका है। एक एक पत्थरबाज, एक एक दंगाई वो तस्वीरों में कैद हुआ है। पुलिस ने 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी किया है। अब इनका नाम है मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ। दिल्ली पुलिस ने पथराव के वीडियो के आधार पर ही 30 पत्थरबाजों की पहचान और की है। और ये जो पत्थरबाज हैं
उस वक्त वो वहां पर क्या कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस पे कौन से वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, कैसे वहां पर नारे लग रहे थे, किस तरीके की वहां पर पत्थरबाजी के लिए भीड़ को उकसाया जाता है। प्रोफेसर साहब वो तस्वीरें भी जरा मैं आगे दिखाऊंगी। अच्छा, अभी टीम ये जानकारी दे रही है 5 गिरफ्तार थे, अब ये जो है संख्या 11 की हो गई है, 6 गिरफ्तारियां और हुई हैं। मुझे लगता है कि जिहाद के नारे लग रहे थे 25 और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनकी गिरफ्तारियां मुझे आपको लगता है कि आज या कल के बीच में हो जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस छापे मार रही है और वो बचे हुए जो 25 लोग हैं उनके बारे में भी पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब भी कहीं ऐसा होता है तो एक पैटर्न पाया जाता है कि कुछ लोकल होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, साथ में मौलाना और नेता, और साथ में जिसको आप और हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, उस सिविल सोसाइटी से भी अलग एक फ्रिंज एलिमेंट होता है। जो फ्रिंज एलिमेंट जो है उसका काम ही यही काम है। मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी पुलिस के लिए कि उनको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन लोग थे जो सड़क पर आकर के, उसमें तो 2-3 लोग पकड़े गए हैं। एक का नाम तो सलमान है सर, वो वीडियो में दिखा देती हाँ, हूँ, वो जरा वो सबसे वीडियो ज्यादा दिखा दें। नहीं, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है जी। सलमान का वीडियो बहुत वायरल हुआ है और ये इसी बारे में कर रहे हैं, इसका वीडियो वायरल, पुलिस ने इसको गिरफ्तार शायद कर लिया है। जब अगर समाजवादी पार्टी के, या खाली आप केवल एक पार्टी की ही बात क्यों कर रहे हैं, जब आप जनप्रतिनिधियों की बातें सुनेंगे तब आपको ज्यादा हैरानी होगी। मैं बात करती हूँ एफटी हसन की। एफटी हसन जब ये कहने लगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही, तब परेशानी खड़ी होती है। जब वो ये कहते हैं कि जैसा एक्शन लिया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, तो फिर उसका रिएक्शन भी होगा। दंगाई थे, उन्होंने साजिश की, उसके बाद फिर वहां पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमण था, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, ये तो खबर थी। दंगाइयों का इलाज भी हो रहा है। लेकिन एफटी हसन जब ये कहते हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, जब मस्जिदें और मदरसे गिराए जाएंगे तब तो ये होगा ही। ना मस्जिद गिरी, ना मदरसा गिरा, तो जनता क्यों आ गई थी सड़क पर, हालात हाथ से बाहर क्यों हो गए थे, और अब ये मौके पर चौका लगाने की कोशिश एफटी हसन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा ही। एफटी हसन का जरा बयान आप सुना दें, और मोइबुल्लाह नदवी क्या कह रहे हैं वो भी फिर हम दर्शकों को बताएंगे। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई, कब तक लोग बर्दाश्त करें, कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें। क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी, उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है। मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। हालात काबू से बाहर हो नहीं जाएंगे, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो भी साजिश थी वो सुनियोजित साजिश थी। अब आप उसमें एक्शन का रिएक्शन अगर बोलते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, कौन सा एक्शन हुआ जिसके रिएक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं? क्या अतिक्रमण गिराने के लिए सरकारी एजेंसियों का कहीं जाना ये कोई ऐसा एक्शन है जिसका रिएक्शन होगा? तब तो फिर वही उसी तरफ जा रहे हैं ना कि बुरहान वानी जैसा आतंकवादी वो मारा जाता है और पूरा कश्मीर जला दिया जाता है, महीने भर तक दंगे होते रहते हैं, और ये उमर खालिद कहता है कि मैं बुरहान वानी से प्रेरणा लेता हूं। तो इस एक्शन के रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एसटी हसन या दूसरे जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान इस देश की मुख्य धारा से पूरी तरह से कट जाए? जैसे उनको बस्तियों में, जैसे उनको शरिया के कानून में, जैसे महिलाओं को हिजाब के भीतर, जैसे पुरुषों को ढेर सारी ऐसी चीजों बांध कर रखा है, क्या ऐसे ही देश में बांध कर रखना चाहते हैं? क्या मुख्य धारा से पूरी तरह से वो काट देना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ हाथ में पत्थर या फिर वो कहीं जाकर फट जाए इस तरह से देखना चाहते हैं? किस एक्शन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं? और भारत में जहां आपके पास संविधान है, कानून है, अदालत है, जहां हर चीज के लिए रेमेडी है, वहां आप इस तरह की बात करते हैं तो लगता है कि देश को आप आग में झोंकना चाहते हैं। खतरनाक डिजाइन है और उस डिजाइन को निश्चित तौर पर कानूनी दायरे में ध्वस्त करना बेहद जरूरी है।
इसमें मोहिबुल्लाह नदवी की भी बात होनी चाहिए। उनसे भी जब पूछताछ हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई वहां पर हमें बुलाया गया था तो इसलिए हम पहुंचे थे, लेकिन ये पत्थरबाज कहां से आए, इसमें किसका क्या रोल है, इस बारे में हमें नहीं पता। उन्होंने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई वो वहां पर पहुंचे थे क्योंकि उन्हें बुलाया गया था, और फिर जो तस्वीरें हैं वो तो दुनिया ने देखी ही। अब ना मस्जिद टूटी, ना कोई परेशानी हुई, उसके बावजूद एक्शन का रिएक्शन अगर बोला जाए, जामा मस्जिद तक की बात को घसीट के लाया जाए, भाई अतिक्रमण होगा तो टूटेगा, और अतिक्रमण होगा अगर मस्जिद भी अतिक्रमण से बनी है, अगर मंदिर भी अतिक्रमण से बना है, अगर कोई लाइब्रेरी भी अतिक्रमण से बनी है तो अतिक्रमण ही है ना, वो क्यों नहीं ध्वस्त होना चाहिए। अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ी सख्त है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के अंदर अतिक्रमण का सर्वे करने का आदेश दिया है। साथ ही अतिक्रमण को हटाने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क और यहां तक कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पर अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। यहां तक कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के मजार के पास भी कब्जेदारियों का ही तो कब्जा है। ये तस्वीरें भी हैं सर, कब्जा तो है, जगह जगह कब्जा है। अब फिर इसे एक्शन का रिएक्शन कह देंगे अगर यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी तो। कल भी हमने जिक्र किया था मीनाक्षी जी कि ये जो पत्थरबाज हैं उनको पकड़ना तो आसान काम है, वो तो बॉडी कैम से या कैमरा से पकड़ लेंगे, लेकिन ये लोग कल्प्रिट नहीं है ना, रियल कल्प्रिट नहीं। मतलब पत्थरबाजी का मामला है, जो रियल कल्प्रिट हैं उनको क्यों नहीं पकड़ती पुलिस, जो कॉन्स्पिरेटर है। मैं इसमें कश्मीर को याद करता हूँ। आपको याद हो कि कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन ये सरकार आने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों बंद हो गई? क्या वो लड़के चले गए? नहीं, जो पत्थरबाजी के लिए उनको उकसा रहे थे उन लोगों पर सरकार ने धरपकड़ की, उनको पकड़ लिया। जहां से फंड जनरेट हो रहा था, जहां से फंड जनरेट हो रहा है, जो उकसा रहे हैं, जो सारी बातें कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, और वो लोग तो कैमरा पर नहीं आते ना। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कैमरा, इनको पकड़ने में कुछ नहीं है, इनको पकड़ लो, पिटाई कर दो, जो भी होगा, इनके गैर जमानती अपराध है, जो भी हो जाएगा। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? एसटी हसन साहब का भी आपने बयान दिखाया, वो संभल में भी ऐसे ही बोल रहे थे, और हर 6 महीने में एसटी हसन साहब का कोई ना कोई ऐसा बयान आ ही जाता है हर मसले पर। क्या किया है पुलिस ने? मतलब कोई, मैं दिल्ली पुलिस या सरकार की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी रहते हो एसटी हसन साहब, यूपी में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? या जो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो मौलाना वहां पर अंदर हैं, जो कैमरे की जद से बाहर हैं, वो पुलिस की जद में क्यों नहीं है? ये है मूल सवाल। और जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे, जब तक उनकी ये तो बहुत आसान काम है ना, कैमरे पर आ गए, 4 लोगों को पकड़ लिया, वो लोग तो ठीक है, तब तक केवल एक हलचल और एक खलबली सी होगी। प्रोफेसर, जो पत्थरबाजी घटना, बड़ा मजेदार एक छोटा सा एनेक्डोट बता रही हूँ, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मैं जम्मू एंड कश्मीर एक पेपर पढ़ाता हूँ, और मैंने ही डिजाइन किया था उस पेपर को, पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एक लड़का कश्मीर का था जो पत्थरबाजी में शामिल था, और वो हट करके मुख्य धारा में आ गया था। एक दिन क्लास के पीछे पीछे, जो नॉर्मली होता है, क्लास खत्म करते हैं तो विद्यार्थी उसमें से कुछ आपके पीछे पीछे आपके चैम्बर तक आ जाते हैं। तो हमने कहा तुम कश्मीर से हो ना? बोला हाँ सर। सर मैं पत्थरबाजियों में भी शामिल था। बड़ा खुल करके बोला। फिर मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बुझाओ, पत्थरबाजी करते कैसे थे, क्या होता था जो पत्थरबाजी? ने कहा कि सर एक हमारे मोबाइल पर फ्लैश होता था कि एक मुस्लिम लड़की को इंडियन आर्मी ने रेप कर दिया है। तो हम पूछे कि अरे तुम लोगों इसका कंफर्मेशन वगैरह नहीं करते थे? बोला सर कंफर्मेशन के लिए वक्त कहाँ है, एक फ्लैश हुआ, न्यूज फ्लैश होता, पाकिस्तान से होता है, कहाँ से होता है, वो हमारे यहाँ समूचे जगह पर फैल जाता है, और यंग लोग अपनी अपनी घरों से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों के साथ मुसलमानों को ये किया जा रहा है। यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे जो कैमरे की जद से बाहर हैं, और वो पुलिस की भी जद से बाहर है। और इसमें यदि धरपकड़ होगी तो इसमें मौलाना ही पकड़े जाएंगे। अब सर कौन पकड़ा जाता है ये तो आगे दिल्ली पुलिस बताएगी, दिखाएगी और कॉन्फ्रेंस भी करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में साल 2027 में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले उत्तर प्रदेश में एफआईआर को लेकर जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उससे कई सारे लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे हैं, जो कुल वोटर्स का 18.70% है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है।
बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब वोटर्स के नाम जुड़वाने का टास्क दिया गया है। बीजेपी ने हर कार्यकर्ता को मिशन 200 का टास्क सौंपा है, यानी कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 नए वोटर्स जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये वोटर जोड़ो अभियान के तौर पर अब आपको करना पड़ेगा। कहाँ ये कहानी शुरू हुई थी कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ये नई सूची तैयार हो रही है, अखिलेश यादव यही आरोप लगा रहे थे। लेकिन जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है वो ये बता रही है कि भाई बहुत से नाम कट गए हैं, शहरी क्षेत्रों में नाम कट गए हैं हर्षवर्धन जी। तो अब मीटिंग जो है बीजेपी को लेनी पड़ रही है। कहा कि भाई मिशन 200 पे लग जाइए, वोट जोड़िए। नहीं, अब कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो पता नहीं दुरुस्त आए कि नहीं आए। भाजपा वाले देर तो बहुत आए। मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नए अध्यक्ष आएंगे पंकज चौधरी, वो फिर अभियान चलाएंगे, तो अभी तक क्या हो रहा था। और जब आपकी पूरी सरकार है फिर भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ये बड़ा विचित्र है। फिर तो आप ये नहीं कह सकते ना, फिर तो ये वही हाल हो गया कि जैसे बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बाद में कह रहे थे कि नाम कट गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई नाम कट क्या गए, जो भी प्रोसेस है वो तो आपके सामने हो रहा है ना। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, इतना बड़ा आपका बेस है। आपके लोग अगर अपने वोटरों को पहचान कर उनका नाम भी नहीं जुड़वा पाए, उनका नाम नहीं बचा पाए, तो फिर तो ये शर्मसार करने वाला है। हर्षवर्धन जी, इनके एमएलए, इनके पार्षद नशे में चूर हैं। ये पहले होता था कि घर घर तक चिट बांटा जाता था, जब इलेक्शन होता था तो आप पर्चियां जाती सर, अभी भी वो काम सिर्फ संघ के लोग कर रहे हैं। संघ के लोग कर रहे हैं। अभी भी वो काम सिर्फ संघ के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के हम तो अपनी तो संगठन की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है, दोनों की कमजोरी, दोनों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन बैठा हुआ है। मैं फिर ये कह रहा हूं, बहुत जोर से कह रहा हूं इस बात को लेकर के। हमारा विधायक साहिबाबाद का ये बताइए, दर्शन नहीं देता है भाई। जब आपका चूंकि वो अध्यक्ष चलेगा, चूंकि सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं, सबसे ज्यादा वोट, मैं बता तो रहा हूं, चूंकि संघ के स्वयंसेवक जाकर के वो तो बेचारे करें क्या, वोट देना ही है। लेकिन पर्ची गई है नहीं गई है, भारतीय जनता पार्टी वालों को इसको कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में सोचने की वो कोई चिंता नहीं करते हैं। संघ के स्वयंसेवक जाकर के चिंता करते हैं, शाखा पर जाकर के लोगों को ये करते हैं। सोचने की आवश्यकता है। मंत्री साहब बन करके बैठे हुए हैं, गलीचे पर बैठे हुए हैं, सत्ता की अयासी आ गई है। वो सड़क पर और धूल फांकते हुए थोड़े कार्यकर्ताओं के पास जाकर के उनकी चिंता थोड़े करने के लिए बैठे हुए मंत्री बने हुए।